नमस्ते। भारत में गर्मियों की दोपहर के बारे में सोचिए। जब सड़कें खाली हो जाती हैं, पंखे भी गर्म हवा फेंकने लगते हैं और ऐसा लगता है कि वक्त बस रुक सा गया है। खासकर उत्तर भारत में जब मई जून की गर्मी अपने चरम पर होती है तो हर कोई बस एक ही चीज का इंतजार करता है, बारिश। और फिर मानसून के आने से ठीक पहले अचानक कहीं कहीं आसमान का रंग बदल जाता है। तेज हवाएं, धूल का बवंडर और फिर कुछ बूंदें। आज हम इसी घटना की गहराई में उतरने वाले हैं। ये मानसून नहीं है, ये है प्री मानसून बौछारें। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम भारत के अलग-अलग कोनों में होने वाले इन स्थानीय तूफानों को समझेंगे। इनके नाम बड़े दिलचस्प हैं और हर नाम के पीछे एक कहानी, एक असर छिपा है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि इन्हें हम कोई आम बारिश ना समझें। ये एक बहुत ही ख़ास और क्या कहते हैं, स्थानीय मौसमी घटना है और इनके नामों में ही इनका चरित्र झलकता है। कहीं ये किसी फरिश्ते की तरह आकर फसलों को जीवनदान देती हैं, तो कहीं इनका रूप इतना रौद्र होता है कि लोग इनके आने से डरते भी हैं। ये असल में मॉनसून के आने का एक तरह का ट्रेलर है। ट्रेलर, हाँ, ये सही शब्द है जो हमें बताता है कि बड़ा शो बस शुरू होने वाला है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम उत्तर भारत की झुलसा देने वाली गर्म हवाओं से शुरू करेंगे, फिर पूर्वी भारत के उस तूफान को समझेंगे जिसका नाम ही आफत है, और वहां से होते हुए दक्षिण भारत की उस बारिश तक पहुंचेंगे जिसका इंतजार बागानों में बेसब्री से होता है। और अंत में हम ये भी जानेंगे कि इन सभी अलग-अलग घटनाओं के पीछे का विज्ञान आखिर है क्या। तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही गर्मी का एहसास दोगुना हो जाता है, लू। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि मई और जून के महीने में उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत, खास तौर पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सब इन गर्म और सूखी हवाओं की चपेट में रहते हैं। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये एक अनुभव है। अनुभव से कहीं ज्यादा। हमारे स्रोतों में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, घातक। घातक। और ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। जब लू चलती है तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 1 मिनट, 50 डिग्री? हाँ, 50 डिग्री। ये तो वो तापमान है जिस पर चीजें पकने लगती हैं। आम जिंदगी कैसे चलती है ऐसे में? क्या सब कुछ बंद हो जाता है? काफी हद तक। इन इलाकों में जिंदगी का पूरा शेड्यूल ही बदल जाता है। लोग सुबह जल्दी अपने काम निपटा लेते हैं और फिर दोपहर में बाहर नहीं निकलते होंगे? बिल्कुल नहीं। स्कूल कॉलेज का समय बदल दिया जाता है। और अगर कोई रेगिस्तानी इलाके में है, जैसे कि राजस्थान, तो यही लू धूल भरी आंधी का रूप ले लेती है। अच्छा, जिसे आंधी कहते हैं? हाँ, आंधी। चारों तरफ धूल का एक पीला भूरा गुबार छा जाता है और कुछ भी देख पाना मुश्किल हो जाता है। ये प्रकृति का एक बहुत ही उग्र रूप है। तो उत्तर भारत इस सूखी और जानलेवा गर्मी में तप रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा पूर्व की ओर चलें तो कहानी में नमी और तूफान दोनों आ जाते हैं। बिल्कुल। बंगाल और असम में इसी समय एक अलग ही नाटक चल रहा होता है। यहाँ के तूफान का नाम ही बहुत नाटकीय है, काल बैसाखी। हाँ, काल बैसाखी। इसके नाम में ही इसका पूरा सार छुपा है। काल मतलब मृत्यु या आफत। बिल्कुल। और बैसाखी यानी बैसाख का महीना जो अप्रैल मई में पड़ता है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ बैसाख के महीने में आने वाली आफत। अच्छा। और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये तूफान अचानक आता है। आसमान में काले घने बादल घिराते हैं, बिजली कड़कने लगती है, तेज हवाएं चलती हैं और कई बार तो ओले भी गिरते हैं। असम में इसे एक और स्थानीय नाम बारदोली छीड़ा से भी जाना जाता है। आफत नाम से तो लगता है कि लोग इसके आने से डरते होंगे। ये तो काफी विनाशकारी लगता है। और ये है भी। ये तूफान कच्चे घरों को, पेड़ों को और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए इसका नाम काल है। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। विरोधाभास कैसा? जिस चीज का नाम ही आफत है, उसी का किसान बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होते हैं। इंतजार एक आफत का? ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, क्योंकि ये विनाश के साथ साथ जीवन भी लेके आता है। ये जो प्री मॉनसून बारिश होती है, ये चाय, जूट और चावल की खेती के लिए अमृत की तरह है। अच्छा। चाय के बागानों के लिए? हाँ, चाय के बागानों को इस समय नमी की सख्त जरूरत होती है। धान के खेतों को रोपाई के लिए तैयार करने में ये बारिश मदद करती है। तो ये एक अजीब रिश्ता है प्रकृति और इंसान का। बिल्कुल। ये दिखाता है कि यहाँ के जीवन और कृषि ने कैसे इस विनाशकारी ताकत के साथ संतुलन बनाना
और उससे फायदा उठाना सीख लिया है। मतलब वो थोड़े नुकसान के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि फायदा उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो ये एक तरह की जरूरी बुराई है। और क्या ये सिर्फ बंगाल और असम तक ही सीमित है? नहीं, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पूर्वी भारत के दूसरे राज्यों जैसे ओडिशा, बिहार और झारखंड में भी इसी तरह के तूफान आते हैं। ओके। लेकिन वहां इन्हें एक अलग नाम से जाना जाता है, नॉर्वेस्टर्स। नॉर्वेस्टर्स, ये नाम तो अंग्रेजी जैसा लगता है। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे एक सीधा सा भौगोलिक कारण है। इन्हें यह नाम इसलिए मिला है क्योंकि इनकी उत्पत्ति उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट दिशा से आने वाली हवाओं की वजह से होती है। अच्छा, हवा की दिशा के आधार पर। हाँ, तो हवा की दिशा के आधार पर ही इनका नामकरण हो गया, जो इस घटना के वैज्ञानिक पहलू की ओर इशारा करता है। घटना वही है, बस नाम अलग अलग हैं। बिल्कुल। तो पूर्व में ये तूफान एक ही सिक्के के दो पहलुओं जैसे हैं, विनाश भी और वरदान भी। लेकिन अगर हम यहाँ से दक्षिण भारत की तरफ देखें तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। वहां तो इनका स्वागत होता है। बिल्कुल। दक्षिण भारत में इन बौछारों का चरित्र एकदम दोस्ताना है। यहाँ इन्हें मैंगो शावर्स या आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। मैंगो शावर्स, ये सुनकर ही अच्छा लगता है। हाँ, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ मामला काफी मीठा है। जाहिर है इसका आम की फसल से कोई लेना देना होगा। हमारे स्रोत क्या कहते हैं, ये कहाँ होती है? ये बारिश मुख्य रूप से केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में होती है। और हाँ, इसका नाम ही इसका काम बताता है। मानसून से ठीक पहले होने वाली ये बौछारें आमों को जल्दी पकने में मदद करती हैं। अच्छा, जल्दी पकने में। हाँ, इस बारिश के बाद आमों में एक खास मिठास आ जाती है और वो बाजारों में जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये सीधे तौर पर वहां की बागवानी और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। ये तो कमाल है। एक ही मौसमी घटना उत्तर में जान ले रही है, पूर्व में थोड़ा डराकर फायदा पहुंचा रही है और दक्षिण में आमों को मीठा कर रही है। प्रकृति के भी क्या रंग है। और रंग अभी और भी हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। कर्नाटक और केरल के ही कुछ और हिस्सों में जहां आम के बागान कम और कॉफी के बागान ज्यादा हैं, इन्हीं बौछारों का एक और नाम है ब्लॉसम शॉवर्स। ब्लॉसम शॉवर्स यानी फूलों की बौछार। हाँ, क्योंकि ये बारिश कॉफी के पौधों में फूल खिलाने यानी ब्लॉसमिंग के लिए एकदम जरूरी होती है। ओह। इस बारिश की फुहार पड़ते ही कॉफी के बागान सफेद फूलों से लद जाते हैं। ये नजारा देखने लायक होता है। इन्हीं फूलों से बाद में कॉफी बीन्स बनती हैं, इसलिए इसे कॉफी शावर्स भी कहते हैं। जानकारी में एक और नाम का भी जिक्र है, चेरी ब्लॉसम। तो एक ही बारिश की फुहार का अलग अलग फसलों पर कितना गहरा असर होता है। हाँ, आम के लिए ये फल को पका रही है तो कॉफी के लिए फूल खिला रही है। ठीक है, तो हमने अब तक जो बात की उसमें उत्तर की घातक लू, पूर्व की काल बैसाखी और दक्षिण की आम्रवर्षा शामिल हैं। ये सब नाम, जगह और असर के हिसाब से एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं। क्या इन सभी के बीच कोई वैज्ञानिक कनेक्शन है? बहुत अच्छा सवाल है। या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं जो बस एक ही समय पर होती हैं? नहीं, इसका जवाब है हाँ। इन सब के पीछे का विज्ञान एक ही है। ऊपर से ये भली अलग अलग दिखें, लेकिन इनकी जड़ एक ही है। हमारे पास जो परीक्षा के लिए जरूरी तथ्य हैं, वो इसे बहुत साफ तरीके से समझाते हैं। ओके। इसे हम 3 हिस्सों में तोड़कर समझ सकते हैं: कारण, प्रकृति और समय। ठीक है, तो सबसे पहले कारण की बात करते हैं। ये सब होता ही क्यों है? इसका कारण है स्थानीय कम दबाव का क्षेत्र, यानी लोकल लो प्रेशर। इसे ऐसे समझिए जैसे जमीन एक पतीला है और सूरज आग। ओके। अप्रैल मई में सूरज की गर्मी इतनी तेज होती है कि जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। जब जमीन गर्म होती है तो उसके संपर्क में आने वाली हवा भी गर्म होकर हल्की हो जाती है और तेजी से ऊपर उठने लगती है। ठीक है। जब हवा एक जगह से ऊपर उठती है तो वहां एक खालीपन या कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। अब प्रकृति का नियम है कि वो खालीपन को भरती है, तो उस कम दबाव वाले क्षेत्र को भरने के लिए आसपास की ठंडी और भारी हवाएं तेजी से दौड़ती हैं। हवाओं का यही टकराव इन तूफानों को जन्म देता है। ये तो बहुत आसानी से समझ आ गया। और इनकी प्रकृति, मतलब ये बारिश होती कैसे है? यहीं पर दूसरा बिंदु आता है, इनकी प्रकृति। ये सभी संवहनीय वर्षा यानी कन्वेक्शनल रेनफॉल का उदाहरण है। संवहनीय वर्षा। हाँ, ये वही प्रक्रिया है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। जो गर्म हवा ऊपर उठी थी वो वायुमंडल में और ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है। ठंडी होने पर उसमें मौजूद नमी संघनित होकर बादल बनाती है और जब बूंदें भारी हो जाती हैं तो बारिश के रूप में नीचे गिरती हैं। अच्छा। ये पूरी प्रक्रिया एक स्थानीय स्तर पर होती है। इसीलिए ये तूफान किसी एक शहर में हो सकता है
और 50 किलोमीटर दूर बिल्कुल सूखा हो। ये मानसून की तरह नहीं है। बिल्कुल नहीं, जो हजारों किलोमीटर के इलाके को एक साथ कवर करता है। और तीसरा बिंदु था समय का। ये भी महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये सभी घटनाएं मुख्य रूप से अप्रैल और मई के महीने में ही सक्रिय होती हैं। अप्रैल और मई। हाँ, यही वो चीज है जो इन्हें जून में शुरू होने वाली असली मानसूनी बारिश से अलग करती है। तो एक तरह से ये तूफान मानसून का स्वागत करते हैं। आप कह सकती हैं कि ये प्रकृति का एक तरह का रेड कार्पेट बिछाते हैं। ये मानसून के आने का संकेत है, खुद मानसून नहीं है। ये तो बहुत ही साफ हो गया। तो हमने आज उत्तर भारत की झुलसा देने वाली लू से लेकर बंगाल की दो धारी तलवार जैसी कालबैसाखी और दक्षिण भारत की सौगात आम्रवर्षा और ब्लॉसम शॉवर्स तक भारत के स्थानीय तूफानों के कितने अलग अलग चेहरे देखे। हाँ, हर नाम के पीछे एक विज्ञान है, एक अर्थव्यवस्था है और जीने का एक तरीका है। और अंतिम विश्लेषण यही है कि ये स्थानीय तूफान सिर्फ मौसम की एक घटना नहीं है। नहीं, ये भारत के कृषि कैलेंडर, यहाँ की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। ये हमें बताते हैं कि कैसे एक ही वैज्ञानिक प्रक्रिया अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में कितने अलग अलग रूप ले सकती है। बिल्कुल। और ये चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाती है। हमने देखा कि कैसे ये तूफान चाय, कॉफ़ी और आम जैसी खास फसलों पर असर डालते हैं जो खास इलाकों में ही उगती हैं। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि उन क्षेत्रों की मिट्टी में ऐसा क्या खास है जो इन फसलों के लिए इतनी उपयुक्त है, और कैसे मौसम और मिट्टी का ये गहरा रिश्ता भारत की भौगोलिक और कृषि विविधता को और भी अनूठा और जटिल बनाता है।